प्रिंसिपल और ये समझ आ गया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ये तो यू माइट हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास बुक ऑल्सो। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है। सपोज वो कोई गवर्नर की ऑफिस होल्ड कर रहा है या फिर वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड कर रहे हैं या फिर कोई मिनिस्टर हो किसी स्टेट के, तो ये सब मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, 3-4 एक्सेप्शंस हैं। प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते किसे हैं? चलो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जितने भी इलेक्शन मतलब जितने भी क्वालिफिकेशन पढ़ी होगी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बड़े बड़े ऑफिस के लिए, वहाँ पे ये लिखा रहता है कि मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? क्या पैसा मिलना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा? कि मतलब उसे पैसा मिलता है, मतलब सैलरी मिलती है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाएगा? आपने जया बच्चन का एक केस सुना होगा। और इनफैक्ट प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी थी कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं अंडर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में जो सिचुएटेड है। तो अब ये सब प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि होता क्या है? तो एक बात बताती हूँ, जिस भी ऑफिस से पिक्यूनरी एडवांटेज मिलता है, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट तो होता ही होता है, साथ के साथ पिक्यूनरी एडवांटेज, जैसे आपको अलाउंसेस दे दिया, ठीक है, खाने पीने का पैसा और कार, टेलीफोन, अलग अलग जो सर्विसेज देते हैं, अगर वो सब दे देते हैं तो उन्हें कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट जो केस था वो केस को डिसमिस कर दिया गया था, क्योंकि जो प्रणब मुखर्जी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में जो वो थे, वहाँ पर किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। वहाँ के जो चेयरमैन थे, एज ए चेयरमैन को किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कोई अलाउंसेस, कोई सर्विस उन्हें नहीं मिल रही थी, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना गया। अब ये एक और चीज़ है, 50 प्रपोजर्स प्लस 50 सेकेंडर्स। मतलब कोई भी पर्सन अगर ये लिखा है आर्टिकल 71 में, मैं आपको बताऊंगी, इट्स रियली अ फनी थिंग इफ वी से। इसके अंदर एक बहुत ही फनी चीज़ आएगी। देखो क्या हुआ कि अभी हमारा करंट लॉ ये है कि जब भी कोई पर्सन एज अ प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट होता है तो उसे 50 लोगों से, बस 100 लोगों से, इन टोटल मान लो 100 लोगों से साइन करवाना पड़ता है। 50 उसमें प्रपोजल होने चाहिए और 50 सेकेंडर्स। और ये जो लोग होने चाहिए वो कहाँ के होने चाहिए? इलेक्टोरल कॉलेज के ही लोग होने चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? मतलब कोई पर्सन अगर इलेक्टोरल, तो भाई इतने लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा, 100 लोगों को मान लो सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जब आप आर्टिकल 71 पढ़ोगे तो उसके अंदर ये दे रखा है कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने 1952 में एक लॉ बनाया, उसका नाम था प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952। इसके अंदर पार्लियामेंट ने पहले लिमिट लगा रखी थी, कहा था कि जो पहले प्रपोजर्स का नंबर कुछ 1 और 2 था, लेकिन क्या हुआ, अब आप बताओ, कोई भी पर्सन खड़ा हो जाएगा, इससे तो मतलब 1-2 तो कोई भी साइन कर देगा। ठीक है, अब देखो हंसी की बात तो ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज वाले लोग तो साइन कर दे रहे थे, ठीक है, 1-2 जो भी साइन कर रहे थे। ऐसा हुआ कि एक बार एक प्रेसिडेंट को एक भी वोट नहीं मिला और लोगों ने साइन तो किया था। फिर लिमिट बढ़ा दी गई, 7-8 लोग कर दिए, लेकिन फिर यही चीज़ होने लगी, मतलब लोग बोल तो रहे, साइन तो कर दे रहे, पर जब वोट करने की बारी आ रही तो एक भी वोट नहीं मिल रहा। तो ये कोई मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम थोड़ी है। इतना बड़ा ऑफिस है, उसका इलेक्शन इस तरीके से होगा। तो क्या किया गया भाई, बोला कि 50 प्रपोजल 50 सेकेंडर सोचे, एटलीस्ट कुछ तो वोट करेंगे ही ना। पर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो है हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सबके पास राइट होना चाहिए आके वोट करने का। देखो सबका अलग अलग व्यू है। एक पर्सन है जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम है चरण लाल साहू। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, इन्होंने कम से कम अब तक 7 प्रेसिडेंट के इलेक्शन को चैलेंज कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी वार्निंग दे रखी है, फाइन मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। चरण लाल साहू का ये कहना है कि ये जो मतलब रूल लगा दे 50 प्रपोजल 50 सेकेंड्स वाला, इसकी वजह से कोई नॉर्मल इंसान नहीं खड़ा हो सकता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके मतलब ही वांट्स टू बी अ प्रेसिडेंट, तभी उन्होंने ऐसा किया और वो ही इज कंटिन्यूसली डूइंग दिस। अब तक मैंने आपको बताया 7 प्रेसिडेंट को उन्होंने मतलब अगेंस्ट चार्ज लगा रखा है। पर मेरे हिसाब से ये मानना है कि अगर ये कोई बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कितने सारे मेंबर्स होते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं ना तो मेंबर्स की काउंटिंग 4000 से ऊपर आराम से पहुँच जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज के लोग मिलाते हैं ना तो 4000 से ऊपर आराम से पहुँच जाती है।
700-750 से तो ऊपर तो हमारे पार्लियामेंट के अकेले ही मेंबर रहते हैं और स्टेट्स का मिला के 4000 से ऊपर पहुंच जाती है। सिर्फ वोटर्स की संख्या, वोट की संख्या नहीं, सिर्फ वोटर्स की संख्या। अब भाई उसमें अगर तुम्हें 100 लोग भी नहीं सपोर्ट करें, यही लोग तो है वोट करने वाले, अगर 100 लोग भी सिग्नेचर नहीं कर रहे, मतलब इलेक्ट होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना, जीतने का, इलेक्शन जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऑफिस है, इसको एज ए फन नहीं लेना चाहिए। जैसे लाइक व्हाट ही इज डूइंग चिरंजीवी साहब, कंटिन्यूसली इतनी बार सुप्रीम कोर्ट से फाइन मांगा गया, नाउ लेट्स सी व्हाट ही विल डू। उसके बाद तो ये था एक इम्पोर्टेंट चीज़। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 के बारे में बता दिया। अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताती हूँ, जो कंडीशंस होनी चाहिए आर्टिकल 59 में दिया है कि देखो कोई भी पर्सन अगर ऐसा प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ये बात तो मैंने यहाँ पे भी आपको बताई थी ऊपर। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस। ओके, बेसिकली जो प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरी, ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड रहते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में वो आराम से रह सकते हैं, उनको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। और सेकेंड शेड्यूल में बेसिकली मेंशन किया गया है, और जब तक उनकी सर्विस चल रही है, मतलब प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में है तब तक इस सिस्टम को बदला नहीं जा सकता। अगर उनकी सैलरी, आई थिंक करंट सैलरी उनकी 5 लाख है, तो बढ़ती चली गई, ये तो खैर जैसे जैसे रूल्स आते गए, तो उनके टेन्योर के टाइम पे मतलब कोई चीज़ घटाई नहीं जा सकती। ओके, तो ये तो कुछ कंडीशंस थी। अब बात ये करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के टेन्योर की। यहाँ पे देखो आर्टिकल 56 में दिया हुआ है, और जो हमारा प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है ये बेसिकली 5 ईयर्स होता है, ठीक है, जब वो ऑफिस में एंटर करता है। बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है ऑफिस में एंटर करता है ऑन जुलाई के मंथ में करता है एंटर, तो 5 ईयर्स होता है। और जैसे प्रेसिडेंट चाहे तो बिल्कुल रिज़ाइन कर सकता है, और रिजिग्नेशन लेटर किसे देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और वाइस प्रेसिडेंट किसे बता देगा, स्पीकर को बता देगा। और जब वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना तो किसे लेटर देता है, प्रेसिडेंट को देता है। तो मतलब ये दोनों आपस में देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ओके, बाय दिस आई रिमेंबर अ वेरी फनी इंसिडेंट। एक बार क्या होता है कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन का टाइम होता है, इंदिरा गांधी वॉज इलेक्टेड एक्चुअली। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो चाहती थी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो बन जाए प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, लेकिन इंदिरा गांधी को पता था कि वो उनके पावर्स को रेगुलेट करेंगे, तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो वीवी गिरी हैं, ठीक है, वो बन जाए प्रेसिडेंट। लेकिन वीवी गिरी तो उस टाइम क्या थे, ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट। और एक्चुअली और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी, तभी ये सडनली इलेक्शंस होने पड़े। तो कांग्रेस वालों का कहना था कि नीलम जी को भेजो, और लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो चाहती थी वीवी गिरी बने, क्योंकि वीवी गिरी इनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब जाकिर हुसैन तो मर गए, वीवी गिरी थी वाइस प्रेसिडेंट, और लॉ के हिसाब से जब प्रेसिडेंट चला जाता है तो कौन प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि अब प्रेसिडेंट कॉनेक्ट कर रहा है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी ने ये बोला, इंदिरा गांधी ने उन्हें इंडिकेट किया कि आप एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट खड़े हो जाओ, और ये खड़े तो हुए ही हुए और जीते भी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि सेंटर ने जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिकमेंड किया हो वो कैंडिडेट नहीं जीता, नीलम नहीं जीते थे, इस बार वीवी गिरी जीते थे। तो सुनो, तो अब क्या होता है कि वीवी गिरी कहते हैं कि वीवी गिरी इंदिरा गांधी से कहते हैं कि वो कैसे ऐसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, बिकॉज अगर वो रिजाइन कर देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट की तो ऑफिस में कोई है ही नहीं, साथ में प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी कोई नहीं रहेगा, और प्रेसिडेंट की ऑफिस चली जाएगी तो देश कैसे चलेगा। तो इंदिरा गांधी क्या करती हैं, जो मैंने आपको एक्ट का नाम बताया था, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड था 1952 का एक्ट, उसमें वो अमेंडमेंट लाया, और उन्होंने ये कहा कि जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे, और जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है तो कौन प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करेगा, सीनियर मोस्ट जज। मतलब सीनियर मोस्ट जज को एक पर्सन तो रहेगा ही, एक भी हुआ तो सीनियर मोस्ट जज होगा। तब क्या हुआ कि वीवी, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व, वीवी गिरी क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं, फिर वो सबमिट कर, फिर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके लिखते हैं, खुद ही प्रेसिडेंट थे उस टाइम, तो अपना लेटर वो खुद ही रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करते हैं और उसका रिजाइन कर देते हैं। जस्ट सी, मतलब कैसे उस टाइम प्रैक्टिसेस चल रही थी, इट वाज सो करप्ट कि मतलब खुद ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा, उसका खुद ही साइन कर लिया, और उसके बाद हिदायतुल्लाह जो थे वो
बन गए तब तक के लिए प्रेसिडेंट। जब इलेक्शन होता है तो वीवी गिरी खड़े ही नहीं, साथ के साथ जीत भी जाते हैं। सो दिस वॉज द थिंग। उसके बाद अच्छा हाँ, जब प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वाइस प्रेसिडेंट को बताता है, वाइस प्रेसिडेंट किसे कम्युनिकेट कर देता है, स्पीकर को। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट होने का रीजन क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रेव वायलेशन हो रहा है। तो इन सब सिचुएशन में देखो, किसी भी हाउस में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उन दोनों हाउस में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकती है रेजोल्यूशन पास। ठीक है, तो कोई अभी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, लेकिन मोशन को इनिशिएट किसी भी हाउस में हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। अब जिस भी हाउस में रेजोल्यूशन जा रहा हो, एटलीस्ट उधर के जो 1/4 मेंबर है, ठीक है, सपोर्ट करे इस रेजोल्यूशन को। उसके बाद अब रेजोल्यूशन पास होने से पहले, वोटिंग होने से पहले बताना है प्रेसिडेंट को कि उनके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट का मोशन पास होने जा रहा है। 14 दिन का समय दिया जाता है, 14 दिन की नोटिस रहती है, उसमें अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद, या फिर अपने ऑन बिहाफ, किसी के बिहाफ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद उस हाउस से क्या होगा कि 2/3 मेजोरिटी जो है वो पास कर देगी। सपोज मान लो लोकसभा में इनिशिएट होता है तो लोकसभा में 2/3 लोग पास कर देते हैं। उसके बाद ये जाता है दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे, क्योंकि जिस हाउस में मतलब पास हो गया मतलब वो तो हाउस मानते ही है ना, तो इन्वेस्टिगेशन तो ऑब्वियसली दूसरा हाउस ही करेगी। तो मान लो लोकसभा ने पास किया, तब कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन, राज्यसभा करेगी। और वो जो चार्ज है वो सही प्रूव होता है तो इधर भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो रेजोल्यूशन पास, और रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और जो प्रेसिडेंट होगा ही विल बी रिमूव्ड। तो ये हो गया पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उसके बाद अब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, ही विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब तक नया सक्सेसर नहीं आ जाता तब तक वही प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेगा। 5 साल का टर्म है, लेकिन क्या होता है अभी क्या पता इलेक्शन नहीं हो पाए होते हैं, जैसे इमरजेंसी वगैरह के टाइम पे इलेक्शन नहीं हो पाए होते हैं, या फिर सडन कुछ भी मतलब कुछ भी इशू हो जाता है, तो तब तक वो प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेगा जब तक नया सक्सेसर नहीं आएगा। मतलब कंट्री बिना प्रेसिडेंट के एक बार भी नहीं रहेगी। अब जो प्रेसिडेंट है उनकी ऑफिस में वैकेंसी कैसे आती है, अब आर्टिकल 62 में दिया हुआ है। देखो ऐसे तो कहीं डिवाइड नहीं किया गया, बट मैंने फॉर द लर्निंग पर्पस मैंने डिवाइड किया। देखो 2 तरीके से वैकेंसी आ सकते हैं, या तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, या तो कोई कॉन्टिजेंट, मतलब जैसे सपोज डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो, रिज़ाइन कर देते हैं, या उन्हें हटा दिया जाता है, कोई भी रीज़न, इलनेस वगैरह जो भी, मतलब जो चीज़ हम पता नहीं कर सकते, मतलब ये चीज़ जो है ये सडन हो जाती है और वो टर्म एक्सपायर हो जाता है, मतलब 5 साल से ऊपर हो जाते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में वैकेंसी को फिल कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब भी टर्म एक्सपायर होने वाला हो, जैसे जुलाई में 5 साल खत्म हो गए, लाइक अराउंड 20 के बाद होता है, तो उसमें क्या होता है कि 24 और 25 को नए प्रेसिडेंट आते हैं ऑफिस में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, हमेशा टर्म एक्सपायर होने से पहले ही, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवा देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 25 जुलाई अराउंड तो हो जाता है इलेक्शन खत्म, तो 19 जुलाई को ही वो लोग इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो 19 जुलाई को जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर काउंटिंग करेंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उस पर्सन को एज हम प्रेसिडेंट मान लेंगे। अब एक बात बताती हूँ, एक इसके अंदर एक डिस्प्यूट उठ जाता है कि देखो वोट करने के लिए कौन कौन लोग होते हैं। वोट करने के लिए जो लोग हैं, जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज ने बताया, एमपीज़ हैं और एमएलएज़ हैं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना कि कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो, तो क्या उस टाइम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना ज़रूरी है या करवाना चाहिए? क्या ये फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं होगा कि स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट को तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा, इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है। तो ये प्रेसिडेंट ने अपना पावर अंडर आर्टिकल 143, हमें पता है कि जैसे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 143 के अंदर पावर है कि वो कोई सा भी क्वेश्चन अगर लॉ से रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं।
और तो पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे कोई से भी मतलब असेंबली डिसॉल्व हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस वजह से होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, पहली बात ये। और दूसरी बात, रही बात रिप्रेजेंटेशन की, हम इसे मानते हैं कि ये एक तरीके का क्वालिफिकेशन है। रिप्रेजेंटेशन तो सही है, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो हमने बनाया है, क्यों बनाया है, हमने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बनाया है। ठीक है, उसके अंदर एक और बात आ जाती है कि स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन ये एक तरीके से क्वालिफिकेशन है, ज़रूरी नहीं है सारे मेंबर प्रेजेंट ही हो। तो अब भाई कहने का मतलब ये है, कुछ भी हो जाए, टर्म एक्सपायर होने से पहले, चाहे कोई सी भी असेंबली डिसॉल्व हो, टर्म एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ ये है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल इन सब की वजह से होता है, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेगा, उसका 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, किसी भी हाल में 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। अब जो नया प्रेसिडेंट चुन के आएगा वो अगले 5 साल तक एज ए इलेक्शन की पोस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ये थी रिगार्डिंग द थिंग विच वॉज रिलेटेड टू वैकेंसी, किस तरीके से आ सकती है। So that's it for now. We'll continue in our next class. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.